जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज का जो क्वेश्चन है मेरे ज़हन में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है मेरे ज़हन में। वो ये है कि क्या पाकिस्तान IMF से छुटकारा हासिल कर सकता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि पहले IMF को समझना पड़ेगा, IMF क्या है, और उसके बाद हमें ये करना पड़ेगा कि IMF के पास हम क्यों गए। और फिर आजकल आप जैसे कि ख़बरों में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे ये बात कि जी IMF जो है उसने पाबंदी लगा दी, उसने बजट में ये कहा कि पाकिस्तान जो है ये इस चीज़ पे पाबंदी लगाए कि नॉन फाइलर जो है वो गाड़ी नहीं ख़रीद सकेगा, नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेगा, नॉन फाइलर बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। तो यकीनन हर ज़ई शौर पाकिस्तानी ये सोचता होगा कि भाई IMF क्यों हमें ये सारे ऑब्जेक्शन लगा रहा है, क्यों भाई हम उसकी हर बात माने कि जी ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। ये आपका हक है, आप सोच सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। पहले तो कि IMF है क्या। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये 1940 में बना। 1940 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रिसेशन आया, बड़ा डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहते हैं। पूरी दुनिया की जो इकॉनमी थी वो बैठ गई। ये एक 2008 का रिसेशन था जिसमें इकॉनमी 1% GDP कम हुआ था। तो ये बड़ा पता चल गया था हर स्टॉक एक्सचेंज में, हर जगह कि जी बहुत बड़ा रिसेशन है। लेकिन 1940 में जो आया डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन जो था, उसमें जो इकॉनमी है वो आलमोस्ट 15% तक कम हो गई थी। 15% तक GDP कम हो गया था। वो स्टार्ट हुआ 1929 में, जब अमेरिका में सबसे पहले रिसेशन आया, स्टॉक मार्केट बैठ गई। उसके बाद पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स बैठी और पूरी दुनिया में जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, कारोबार तबाह हो गए। तो फिर ये मुल्कों ने डिसाइड किया, 44 कंट्रीज़ थे जिन्होंने ये डिसाइड किया, पाकिस्तान तो उस वक्त अभी बना भी नहीं था, कि एक फ़ंड बनाया जाए, सारे मुल्क उसमें अपना पैसा डालेंगे और जो कभी मुल्क किसी प्रॉब्लम में आए, वो जब बैंक करप्ट होने लगे, उसमें मसला आए, तो उस वक्त उस मुल्क को थोड़ा सा वेंटिलेट किया जाए और उसको थोड़े पैसे दिए जाए ताकि वो सरवाइव कर सके। तो अब जो उसमें इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो जिस मुल्क का जितना पैसा है उस मुल्क को उतना उसके मुताबिक रिटर्न मिल जाता है, जिसमें हम पाकिस्तान भी हिस्सेदार है। भाई हमारा भी $2 अरब जो है वो IMF के पास है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा है, तकरीबन $85 अरब, जो कि आलमोस्ट 17% जो है अमेरिका का। आप कहते हैं ना कि अमेरिका की बात मानता है, उसलिए वजह ये है कि अमेरिका जो है वो मेन स्टेक होल्डर है उसमें, IMF में। तो उसका तकरीबन आलमोस्ट 17% शेयर है। तो अब जब ज़ाहिर है जब आपके डिसीजन होते हैं तो वो कंपनीज के शेयर होल्डर्स की मर्ज़ी से होते हैं। तो जिसका ज़्यादा शेयर होता है वो उसमें उसको उसके हिसाब से ज़्यादा उसकी पावर भी होती है और ज़्यादा वो बात भी कर सकता है। तो ये तो हो गई बात कि IMF बना इसलिए, और उन्होंने बल्कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो हम उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और हॉस्पिटल में बिल्कुल जब मरने के करीब आता है तो ICU में एडमिट होता है। तो IMF ये है कि जब ICU की पोजीशन आ जाए, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल और कहीं से ना कोई फाइनेंस हो रहा हो, तो फिर IMF करता है। तो बेसिकली इकोनॉमी का ICU है IMF। तो ये तो हो गई कि उसमें हम खुद IMF नहीं हमें कहता कि आओ मेरे से पैसे लो, बल्कि हम खुद जाते हैं। तो फिर क्या है, जो भी फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या फाइनेंस को समझते हैं, उनको पता है, या बैंकर हैं, कि जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को पैसे देता है तो वो उसमें अपनी पॉलिसीज़ लगाता है। उसमें आप देखें बड़ी बड़ी कंपनीज जो है
ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جب ڈیسیجن ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جنہوں نے ان کو لون دیا ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں بورڈ میٹنگز میں. وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ تاکہ اس میں کس طرح سے ری پے کر سکیں گے, کیا پوزیشن ہے ان کی, تو ان کی پالیسیز ماننی پڑتی ہیں. تو بیسیکلی یہ جو آئی ایم ایف ہمیں ڈائریکشنز دے رہا ہے نا, یہ ڈائریکشن اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ کوئی ہم سے دشمنی کر رہا ہے, وہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور اپنے پیسے سے کمائیں اپنا پیسہ, اور اس پیسے کا جو ہے نا آپ ہمیں واپس کریں. لون تو آپ اس سے کر سکتے ہیں. تو اب اگلی بات ہو گئی کہ کیا ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, جو ہمارا بیسک کویسچن تھا. تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے چھٹکارا حاصل کرنا پاکستان کے لیے. ابھی آپ نے خبروں میں سنا ہوگا ایک افریقن کنٹری ہے نائجیریا. آلموسٹ نائجیریا وہ ملک ہے جس کے ہم سے بہت ملتے جلتے حالات اس وجہ سے ہے. اس کی کوئی 22 کروڑ آبادی ہے, ہماری 26 کروڑ آبادی ہے. اس کے پاس جو نکلتے ہیں سورسز ان کے جو ہیں وہ معدنیات ہے, آئل بھی نکلتا ہے اور معدنیات ہے. ہمارے پاس جو ہے معدنیات کے ساتھ ہمارے ایگریکلچر کنٹری بھی ہے, اور ہمارے پاس ٹورزم کے بھی کچھ ریسورسز ہیں. ہمارے جی ڈی پی اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے, وہ پیسے باہر سے بھی کافی آتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سے ہمارے بہتر ہیں حالات, ماڑے نہیں ہیں. لیکن چلو ہم کہہ رہے ہیں ملتے جلتے اس حوالے سے ہے کہ کرپشن ادھر بھی بہت ہے, ہمارے ملک میں بھی کرپشن بہت ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ادھر بھی ہے, ہمارے بھی ہے. ادھر بھی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ملک کے ساتھ اس حوالے سے لائل نہیں ہے کہ اس طرح سے محنت کریں کہ ملک کے کچھ بنے بجائے پرسنل کے. ادھر بھی ہمارے سیم سچویشن ہے. تو ساری سچویشن ہے. اس میں جب کووڈ آیا تو کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہ پیٹرول کی اور قیمتیں جو تھی وہ مائنس میں چلی گئی. تو ان کے جو آئل نکلتا تھا تو وہ ظاہر قیمتیں جب مائنس میں گئیں تو ان کو پرابلم ہوئی. تو پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور آئی ایم ایف سے انہوں نے ایک پلان لیا. تو جو انہوں نے ابھی میں پیسے واپس کرنے تھے ٹوٹل جتنا بھی انہوں نے لون لیا ہے, تو انہوں نے بیفور دیئر ٹائم اپنے وقت سے پہلے انہوں نے پیسے واپس کر دیے. اور کمال یہ کیا کہ اپنے وقت سے پہلے کر دیا. اب ایسا کنٹری آپ تو سمجھتے ہوں گے کہ افریقن نائجیریا سے جی ہم بہت اچھے ہیں, تو لیکن یہ ہے کہ نائجیریا نے وہ پیسے دے کے ثابت کر دیا کہ بھائی ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کا نان فائلر جو ہے وہ گاڑی نہیں خرید سکے گا, آپ کا نان فائلر پراپرٹی نہیں خرید سکے گا, آپ کا نان فائلر بینک ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گا, تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. بھائی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جس سے پیسے لیے اس کے واپس کر دیے. لیکن ہم کیا ہے, ہم ابھی پیسے لے رہے ہیں اور لیتے جا رہے ہیں, اور اس چیز پہ ہم خوشی منا رہے ہیں, واپس ان کو کرنے کا سوچ نہیں رہے. اب اگر میری سجیشن میں تو ہم کس طرح سے واپس کر سکتے ہیں, وہ واپس ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹوٹل ریونیو ایک تو ویسے کم اکٹھا ہوتا ہے, اور ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی بہت کم ہے, اس کو تو ہمیں انکریز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کریں گے. میں نے اس سے پہلے آپ کو ٹرکی, سری لنکا اور 2-3 اور کنٹریز کی بھی اگزامپل دی تھی کہ جو اس میں پھنسے اور وہ کیسے نکل گئے. تو اس کے ساتھ اب نائجیریا کی بھی آج آ گئی کہ نائجیریا نے کیسے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کیا آئی ایم ایف سے. تو اب ہمارے کے لیے کیا ہو سکتا ہے پلان, وہ یہ ہے کہ ہم جو فیڈریشن ہماری ٹیکسز ٹوٹل اکٹھے کرتی ہے اس کی اگر میں آپ کو بائیفرکیشن دے دوں, تو جیسے کہ پچھلے بجٹ میں یا ہمارا یہ ٹارگٹ ہے ابھی 13,000 ارب اکٹھا کرنا, تو اب دیکھیں کہ وہ ہم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. لیکن اگر فرض کیا کر لیا تو اس میں ہم نے آلموسٹ 50% تو ہم نے دے دینا ہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو. اب اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ پروونسز جو ہیں اس کو خرچہ کریں, خرچہ کرنے کے بعد جتنے پیسے بچتے ہیں وہ فیڈریشن کو واپس کر دیں. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ جب جون آتا ہے تو وہ پروونسز جو دھڑا دھڑ خرچے میں لگ جاتے ہیں, یار پیسے ختم ہو جائیں گے تو اس کو ہم نے نا اس کو ختم کرنا ہے, تو وہ نئی گاڑیاں لے رہے ہیں پروونسز, اور اس میں بہت اخراجات کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ میں لگائی جا رہے ہیں, اور پھر کرپشن ایک اہم پہلو ہے ہمارے ملک کا. تو اس سے
बावजूद इसके कि प्रोविंसेस अब अपने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ उनकी हैं, रेवेन्यू बोर्ड्स हैं, वो खुद भी कलेक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी उनके पास है, सर्विसेज उनके पास है, जिनसे वो अपना टैक्स इकट्ठा करते हैं। तो मेरी सजेशन में ये है कि जब तक प्रोविंसेस जो हैं वो अपना रेवेन्यू खुद इकट्ठा करें और उससे अपने खर्चे चलाएं, और जो फेडरेशन है वो जो पैसा इनको देती है उससे वो लोन उतारें, तो फिर तो हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो हम बढ़ाएं, हम आगे सादगी इस हवाले से अपनाएं कि हम जो लोन लेके उसको फजूल में खर्च ऐसा कर देते हैं कि वो अगली कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं लगाते कि कल को ऐसी चीज़ लगे जिससे हमें पैसे आएँ और हम लोन उतार सकें। तो हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, पैसा लेते हैं, उसकी सड़कें बना देते हैं, उसकी ये वो करके। तो अब सैलरियां बढ़ा दी गई जी, फलां का ये हो गया। तो वो जो खबरें आप सुनते ही रहते हैं, मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस में रह के मैं बात करूंगा, लेकिन आपको पता है कि वो पैसा कहाँ खर्च होता है जो लोन आता है। तो उसका जो है वो सद्देबाब किया जा सकता है। एक तो ये मेजर पैसा इधर से आ सकता है। तो जैसे आप देखें कि हमारी अभी जंग हुई और हमारी फ़ौज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो लोग इस बात पे कहने पे पूरी दुनिया मजबूर हो गई जी, पाकिस्तान आर्मी जो है वो नंबर 1 आर्मी है। और पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा वो जनाब किरदार अदा किया। फिर हमारे जो सैयद आज़म मनीर साहब थे उनको फील्ड मार्शल की तरक्की भी दे दी गई, उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद है। तो ये देखें जैसे वो फ़ौज ने अपना हक अदा किया, इसी तरह जो फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, वो क्यों नहीं अदा कर रहे? फाइनेंस वाले जो हैं वो क्यों डीले हैं, वो क्यों सिर्फ लोन पे ही गुजारा कर रहे हैं? तो इसी तरह उनको भी अपना प्रूफ करना चाहिए। और ये देखें नाइजीरिया जैसा मुल्क जो है वो अपना छुटकारा कर सकता है IMF से, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए इसको भी सादगी अपनाएं। उसमें जो नॉन डेवलपमेंट ऐसी चीज़ें जो है जिससे मुल्क का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और उन कामों में हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे उसको बचाएं, करप्शन को ख़त्म करें, लॉयल हो जाए मुल्क के साथ, मुल्क के लॉयल हो के पहले सारा लोन उतारें। अब ये है कि आपको जैसे मैं वो बता रहा था कि 50% तो हमारा चला जाता है सूबों के पास, फिर जो है हमारे ज़रूरी अखराजात हैं जैसे कि कोई 20% के करीब आलमोस्ट कह लें, या उससे थोड़ा ज़्यादा फ़ौज को है ज़रूरी है वो करना पड़ता है। जो 600-700 अरब रुपया हमारा पेंशन फंड में जाता है, बुजुर्गों को उसका भी कोई हर्ज नहीं है। फिर हमारा जो फेडरेशन के खर्चे हैं उसमें बाकी खर्च हो जाता है। और फिर अब जब जितना हम इकट्ठा करते हैं वो सारा हम खर्च कर देते हैं, हो जाता है। और फिर हमने देना होता है, अब जो सूद का पैसा वापस करना है जहाँ से हमने लोन लिया है, तो हम फिर लोन लेते हैं और उसके सूद का पैसा वापस करते हैं। तो वो ऑलमोस्ट उतना ही होता है जितना हमने टोटल कलेक्ट किया होता है। तो मैं यही एक तो मेरी सजेशन है कि प्रोविंसेस जो हैं उनको अपने खर्चे खुद पूरे करने चाहिए, और वो जो पैसा है वो जाके उसका लग जाए, सूद उसका उतारा जाए, उससे वो कर्ज उतारा जाए। और फिर जो आप लोग ले रहे हैं इससे फजूल में खर्चे कर रहे हैं उनको रोकें और अपना लोन उतारें, ताकि हम जो इतना सूद देते हैं, जितना हम इकट्ठा करते हैं उतना सूद दे देते हैं, और फिर लोन लेके लोन पे लोन और सूद देते जा रहे हैं, और लोन पे हम खुशी मनाते हैं। भाई कौन बंदा है जो जिसके घर में पैसे नहीं हैं और वो जाके कर्जे के पैसे लेके और फजूल में उड़ाएगा और फिर खुश होगा कि मुझे कर्जा मिल गया? तो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें। IMF का कोई कसूर नहीं है। IMF तो उस वक्त हमको देता है जब हम डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं, तो उसके पैसे आने की वजह से ये होता है कि बाकी जो लैंडर हैं, बाकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो बाकी बैंक्स हैं, उनसे फिर हमें वो भी पैसे दे देते हैं कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो गई है। तो इसलिए बजाय IMF को गालियाँ देने के, IMF को बुरा भला कहने के, आप इस चीज़ पे फोकस करें कि हम अपने गिरेबान में मुँह डालें और देखें कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं, हम उससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्या टैक्स पेयर जो मुल्क है वो प्रॉपर टैक्स दे रहा है? जो बंदा ये IMF को गाली देता है वो खुद सोचे कि मैं प्रॉपर टैक्स दे रहा हूँ। जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स वो सोचे कि मैं प्रॉपर टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ। जो उसके एक्सपेंसेस कर रहा है वो सोचे कि क्या मैं फजूल एक्सपेंस तो नहीं कर रहा, मैं जो जहाँ ज़रूरी है वही कर रहा हूँ। या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसीज़ इस तरह से बनाएं कि कर्जे से लेके
कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाती। कर्जे से लेके कोई पैसा जो है फजूल खर्च नहीं किया जा सकता। हाँ अलबत्ता आपको कोई बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ जाती है कर्ज लेने की, शुरू से चला आ रहा है, लेकिन उसको लेके फजूल नहीं खर्च करना। तो ये मेरी अब रिक्वेस्ट है सबसे। तो जो पॉलिसी मेकर हैं, टैक्स पेयर हैं, टैक्स कलेक्टर हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, वो सारे इस जब मिलेंगे तो हमारा लोन इंशाल्लाह उतर जाएगा। और लोन उतरेगा तो फिर हम जितना टैक्स कलेक्ट करेंगे वो हम अपने मुल्क में तरक्याती काम करेंगे, ना कि उसके बदले में हम सिर्फ सूद देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हैव अ नाइस डे।